पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मुंतखब वज़ीर आज़म JIT में पेश हुए हैं। वाजिद ज़िया की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम का इजलास जारी है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आम शहरी की तरह प्रोटोकॉल के बगैर मुकर्ररा वक्त पर फेडरल जुडिशल अकेडमी पहुंचे। न आगे पीछे गाड़ियों का काफिला था, न जैमर्स थे और न ही सिक्योरिटी अमला मौजूद था। वज़ीर आज़म के साथ शहबाज शरीफ, हुसैन नवाज उनके बेटे, जबकि शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज और आसिफ किरमानी भी मौजूद थे। इस वक्त इस्लामाबाद में PTI रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से बात कर रहे हैं। करने के हुक्म के ऊपर पेश हो रहे हैं, वो खुद पेश नहीं हुए। अगर खुद पेश होते तो आइसलैंड में जो हुआ था वो पाकिस्तान में होता, जो माल्टा में हुआ था वो पाकिस्तान में होता, जो ब्राजील में हुआ वो पाकिस्तान में होता। यानी अगर पाकिस्तान में जमहूरियत की रमक भी होती या इस हुकूमत को जिसको हम जमहूरियत कह रहे हैं उसमें थोड़ी सी भी कोई जमहूरियत का शायबा होता तो वज़ीर आज़म जब ये इल्ज़ाम आया था उस वक़्त अपना इस्तीफ़ा देते और लोगों को कहते मेरे हाथ साफ है और मैं आज अवाम में जा रहा हूँ। 1.5 साल लगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को ये मौका लाने में कि आज नवाज शरीफ साहब को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने बहैसियत मुल्ज़म पेश होना पड़ रहा है। 1.5 साल लगा PTI के कारकुनों को यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर और इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में जदोजहद करते हुए कि ये मौका आए। आज वो सवालात हैं वज़ीर आज़म के सामने जो उन्होंने बहैसियत मरकज़ी मुल्ज़म जिनका जवाब देना है। सवाल ये है, नीलसन और नेस्कोल नाम की 2 कंपनीज नवाज शरीफ साहब बताएं 1993 में वो कैसे बनाई गई। 4 अपार्टमेंट्स पार्कलैन में कैसे खरीदे गए, वो बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कैसे हुए, उनके बच्चे हुसैन नवाज, हसन नवाज, मरियम नवाज शरीफ 16 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में बिलियनर कैसे हो गए। उनके पास जब 1981 में इत्तेफाक ग्रुप बना था तो 1 मिल थी, 17,000 रुपया टैक्स था। 1993 तक यानी 1981 से लेके 1993 के 13 सालों में ये 38 यूनिट्स कैसे बन गए। 1993 से लेके 2016 तक नवाज शरीफ साहब को गल्फ स्टील मिल कैसे बनी, मदीना में स्टील मिल कैसे लगी। ये तमाम 1.3 अरब रुपया जो हुदैबिया का पैसे पाकिस्तान से बाहर गए, खेस्ता खान और मेस्ता खान नाम के 2 हवाला डीलर्स जिन्होंने 1.3 अरब रुपया पाकिस्तान से बाहर भेजा और फिर 46 शरीफ फैमिली के अफराद के नाम वो पैसा वापस आया। वज़ीर आज़म इस तमाम कहानी के असल कलमकार है। वज़ीर आज़म ही बता सकते हैं सबसे बेहतर तरीके से कि ये सारा काला धंधा कैसे शुरू हुआ, कैसे तरक्की हुई और कैसे बढ़ा। पाकिस्तान के अवाम समझते हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें समझती हैं और हम बहैसियत अपोजिशन समझते हैं कि इन सवालों का जवाब अहम है। हम ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म को बताना होगा कि जब कर्ज उतारो मुल्क संवारो मुहिम चलाई जा रही थी और पाकिस्तान के लोगों से 1-1 रुपया मांगा जा रहा था, एन उस वक़्त वज़ीर आज़म के बच्चे इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज़ कैसे अपने नाम करा रहे थे। वज़ीर आज़म को बताना होगा कि 1993-94 में जब वो यहाँ पे वज़ीर आज़म थे और इश्तिहार दे रहे थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, उस वक़्त बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस पाकिस्तान से बाहर कैसे भेजे गए। पाकिस्तान के अवाम को नवाज शरीफ साहब की दास्तान जो लूट मार की दास्तान है वो उन्हीं की ज़ुबानी सुननी है और उसका उन्हें इश्तियाक है और वज़ीर आज़म को वो सुनानी चाहिए। आज कहा जा रहा है वज़ीर आज़म बगैर किसी प्रोटोकॉल के वहाँ पे गए। सुप्रीम कोर्ट में 11:30 बजे केस लगा हुआ था
ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का। केस ये था कि इदारे जो तहकीकात कर रहे हैं उनको रुकावटें डाली जा रही हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो तहकीकाती अफसरान के हैकिंग कर रहा है, अकाउंट्स की हैकिंग कर रहा है, उनको हरासा किया जा रहा है, उनके काम में रखने और रुकावटें डाली जा रही हैं। ये 11:30 बजे केस लगा हुआ था, आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनना था, लेकिन चूंकि वजीर आजम साहब ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में वहां पे पेश होना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वक्त तब्दील किया। अगर कोई आम मुलजरम होता तो सुप्रीम कोर्ट अपना वक्त तब्दील ना करती, वो ये केस सुनते और वजीर आजम इंतजार फरमाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना वक्त तब्दील किया। ये मुकदमा सोमवार के लिए गया और वजीर आजम साहब को इंतजार की जहमत ना करनी पड़े, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपना स्केड्यूल चेंज किया और वो आज वहां पे बैठे हुए हैं। वफाकी वुज़रा, सेक्रेटरीज, पुलिस की फौज ज़फ़र मौज वज़ीर आज़म साहब के साथ है। इदारों के सरबराहान जिनकी तरक्कियाँ और तनज़्ज़ुलियाँ, ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग्स तमाम वज़ीर आज़म के पास है, वो वज़ीर आज़म के सामने बैठ के उनसे सवालात करेंगे। ये जमहूरियत का हुस्न है माशाल्लाह। और बताया जा रहा है, हर बात के ऊपर कह रहे हैं हम सिविलियन सुप्रीमेसी को गजंद नहीं पहुंचाएंगे। कहा यह जा रहा है, तासुर यह दिया जा रहा है कि गोया वजीर आजम के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की साजिश है। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट कौन है? पाकिस्तान की फौज या फिर अदलिया। मैं पूछना ये चाहता हूं कि ICIJ क्या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान की फौज इतनी ताकतवर है कि ICIJ भी पाकिस्तान की फौज मैनूवर करती है? पाकिस्तान की फौज और एजेंसीज इतनी ताकतवर हैं कि उनको पुलित्जर अवार्ड भी मिलता है, वो भी पाकिस्तान की फौज नहीं दिलवाया होगा। पाकिस्तान की फौज और एजेंसीज इतनी ताकतवर है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इतनी ताकतवर है कि एक ऐसा स्कैम जिसमें दुनिया के 80 ममालिक की क़यादत शरीक है, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान की फौज मिल के ले आई है नवाज शरीफ साहब को हटाने के लिए। कोई शर्म होनी चाहिए, कोई गैरत होनी चाहिए, कोई लॉजिकल बात होनी चाहिए। हर बात में साजिशी थ्योरियां तलाश करने से बेहतर है अपने गिरबान में झांके। आप पकड़े गए हैं, बीच चौराहे पे आपकी हंडिया फूटी है, आपकी चोरी लोगों के सामने आई है और ये पाकिस्तान के लोगों के लिए एक तारीखी दिन है कि आज जिस एहतसाब का आगाज़ तहरीक इंसाफ ने किया था, आज वो अपने मंतकी इंजाम की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ने जैसे कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, तो अब रोने के दिन आ गए हैं और आपको आवाज़ें सुनाई भी दे रही हैं। बहुत शुक्रिया शिवली फराज साहब। पहले ज़रा बात कर लें। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि वजीर आजम के बच्चे 17-18 साल की उम्र में अरबपति कैसे बन गए। वजीर आजम इस कहानी के कलमकार हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि फेडरल जुडिशल एकेडमी आमद से पहले वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत गैर रस्मी मुशावरती इजलास हुआ और इस मौके पर वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि हमने तो हर दौर में एहतसाब का सामना किया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरशद वहीद चौधरी से। वजीर आजम ने इस मुलाकात में, इस अहम इजलास में अरशद क्या कहा मजीद? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म JIT में पेश होने से कबल उनकी गैर रस्मी मुशावरत हुई अपने रुफ़ा के साथ, जिनमें वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ, वफाकी वुज़रा इसहाक डार, चौधरी निसार, ख्वाजा आसिफ, सेनेटर परवेज़ रशीद, मुशीर इरफान सिद्दीकी, वज़ीर आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज, साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर मौजूद थे। और ज़राए ने बताया कि इस मौका पर वज़ीर आज़म बिल्कुल मुतमईन और पुरसकून थे और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने हर दौर में एहतसाब का सामना किया है। आमरों ने भी उनके ख़ानदान का एहतसाब किया,
ये तो जमहूरी दौर है, इसमें भी वो खुद को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ये नादान जानते नहीं कि उनके लिए वज़ारत-ए-उज़्मा नहीं बल्कि पाकिस्तान अहमियत रखता है और पाकिस्तान के लिए उनकी जान भी हाजिर है। वज़ीर-ए-आज़म ने बाद रुफ़का की तरफ से जब प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के बगैर पेश होने पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनके लिए प्रोटोकॉल सिक्योरिटी कोई मानी नहीं रखती। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की पे कोई आंच ना आए और उन्होंने अज़्म ज़ाहिर किया कि वो एहतसाब के इस दौर में भी सुरखरू होकर निकलेंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अरशद वहीद अपडेट के लिए। आपको बता रहे हैं फेडरल जुडिशल अकेडमी वज़ीर आज़म पहुँच चुके हैं और इस वक्त मुशावरती जो तहकीकाती इजलास है वो इस वक्त जारी है। और इससे पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक गैर रस्मी मुशावरती इजलास भी हुआ जिसमें वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, चौधरी निसार, ख्वाजा आसिफ और दीगर मुशीरान ने शिरकत की। और इस मौके पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि हमने तो हर दौर में एहतसाब का सामना किया है, ये तो अपना दौर है, इसमें भी एहतसाब के लिए ख़ुद को पेश करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये नादान जानते नहीं कि मेरे लिए वज़ारत उज़्मा नहीं पाकिस्तान अहमियत रखता है। सुप्रीम कोर्ट में पैनमा अमल दरामद बेंच की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। आज वजीर आजम की JIT में पेशी के सबब समाअत पीर तक मुलतवी की गई है, जबकि JIT अरकान के पेश न होने के सबब समाअत मुलतवी की गई है। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने बताया कि आज पनामा अमल दरामद बेंच की समाअत नहीं हुई। JIT अरकान ने दरख्वास्त दी थी, वो नहीं आए, अब समाअत पीर को होगी। GU न्यूज़ के सवाल पर कहा कि क्या आप JIT के इल्ज़ामात पर जवाब दाखिल कर दिया है, और अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने जवाब था कि जी हाँ। आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में पनामा अमल दरामद बेंच की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने आज की समाअत में अपना जवाब दायर करना था, जमा करवाना था, और अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। वजीर आजम की JIT में पेशी के सबब समाअत पीर तक मुलतवी की गई है, ये उनका कहना था, जबकि JIT अरकान के पेश ना होने के सबब समाअत मुलतवी कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने बताया कि आज पनामा अमल दरामद बेंच की समाअत नहीं हुई। JIT अरकान ने दरख्वास्त दी थी कि वो नहीं आए, अब समाअत पीर को होगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सर आज समाअत में क्या हुआ? समाअत तो हुई नहीं। आज तो क्यों नहीं हो सकी सर? क्योंकि JIT के मेंबरान जिन्होंने दरखास्त दी थी वो अवेलेबल नहीं है, इस वजह से। तो इस वजह से कब तक के लिए मुलतवी है? अब मंडे को होगा। तो आप तो पेश हुए थे? जी जी। तो आपने जवाब दाखिल कर दिए जो JIT के इल्जामात हैं उनसे? जी हाँ। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मुंतखब वजीर आजम JIT में पेश हुए हैं। वाजिद ज़िया की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम का इजलास जारी है। वजीर आजम नवाज शरीफ आम शहरी की तरह बगैर प्रोटोकॉल के मुकर्ररा वक्त पर फेडरल जुडिशल अकेडमी में पहुंचे। ना आगे पीछे गाड़ियों का काफिला था, न जैमर्स थे और ना ही सिक्योरिटी अमला। वजीर आजम के साथ वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, उनके बेटे हुसैन नवाज, शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज और उनके मावन खुसूसी आसिफ किरमानी भी जुडिशल अकेडमी पहुंचे। वजीर आजम के इमारत में जाने के बाद दीगर रहनुमा वापस रवाना हो गए। वजीर आजम नवाज शरीफ अपने हमरा कुछ फाइल्स भी लाए हैं और वजीर खजाना इसहाक डार को जुडिशल अकेडमी में दाखिल नहीं होने दिया गया। फेडरल जुडिशल अकेडमी के गिर्द रेंजर्स एहलकारों का हिसार है और सख्त सिक्योरिटी भी यहाँ पर मौजूद है। इमारत पर स्नाइपर्स और आसपास के इलाके में 2600 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। वजीर आजम के मना करने के बावजूद लीगी रहनुमाओं की जुडिशल अकेडमी पहुंचने की कोशिश भी की गई और पुलिस के रोकने पर कारकुनान मीर चाकर खान रोड पर जमा हो गए। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मुंतखब वजीर आजम JIT के सामने पेश हुए हैं। वाजिद ज़िया की सरबराही में ये मुश्तरका तहकीकाती टीम, इसका इजलास जारी है और इस वक्त वजीर आजम कमराए जो तहकीकात है उसमें पेश हुए हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ आम शहरी की तरह बगैर प्रोटोकॉल के मुकर्ररा वक्त पर 11 बजे का वक्त था फेडरल जुडिशल अकेडमी उन्होंने पहुंचना था और वो मुकर्ररा वक्त पर फेडरल जुडिशल अकेडमी में बगैर प्रोटोकॉल के पहुंचे। ना आगे पीछे गाड़ियों का काफिला, न जैमर्स और ना ही कोई सिक्योरिटी अमला नजर आया। वजीर आजम एक सफ़ेद गाड़ी में पहुंचे थे और वजीर आजम के साथ उनके भाई शहबाज शरीफ, इसके अलावा हुसैन नवाज, हमजा शहबाज और वजीर आजम के खुसूसी मुशीर आसिफ किरमानी भी जुडिशल अकेडमी पहुंचे थे। जिसके बाद शहबाज शरीफ, हुसैन नवाज और हमजा शहबाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर वहां से रवाना हो गए थे। आसिफ किरमानी वहां पर मौजूद इमारत के बाहर मौजूद थे।
वज़ीर आज़म के इमारत में जाने के बाद दीगर रहनुमा वापस रवाना हो गए थे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने हमरा कुछ फ़ाइलें भी लाए हैं और जैसा कि उनसे कुछ मुताल्लिका दस्तावेज़ात तलब की गई थी, तो हमारे नुमाइंदे ने हमें अपडेट भी किया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने हमरा कुछ फ़ाइल्स लाए हैं। और आपको ये भी बताएं कि वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली ने कहा है कि वजीर आज़म नवाज शरीफ आइन की पासदारी के लिए पेश हुए, कारकुनान के जज्बात को दबाया नहीं जा सकता। मना किया है, लेकिन फिर भी उनकी मोहब्बत में मतवाले पुरअमन तरीके से अपने कायद की मोहब्बत के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। उनका सबका शुक्रिया। ये सारा पाकिस्तान नवाज शरीफ से मोहब्बत करता है, तो ये किसी पर कतगन नहीं लगाई जा सकती। आप मुस्लिम नून के कारकुनों के जज्बात को दबा नहीं सकते, और आप जितना मर्जी एहतसाब हो, लेकिन जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ लच्छिया गली में बैठकर गैर मुल्कियों के साथ साजिशें कर रहे हैं, वो किस एजेंडे के साथ गैर मुल्कियों के साथ वहाँ पे मिल रहे हैं? कौन सी फंडिंग लच्छिया गली में आ रही है जो पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है? लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला आइन की पासदारी के लिए, अदालतों की सुपरमेसी के लिए और आइन की सुपरमेसी के लिए नवाज शरीफ साहब और उनका पूरा खानदान पेश हो रहा है। ना इनको पहले कुछ मिला था, ना इंशाल्लाह कोई अब सबूत मिलेगा। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज ने मीडिया से गुफ्तगू पर करते हुए कहा है कि इदारों पर लगाए गए इल्जामात का एक भी कागजी सबूत नहीं। वजीर आजम और उनका खानदान पेश हो रहा है, लेकिन इश्तिहारी खान पेश नहीं हो रहा। दानियाल अजीज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान को मुस्तहकम करने वालों की टांगे खींची जा रही हैं। उन्होंने सवाल भी किया और कहा कि SCCP पर रिकॉर्ड टेम्परिंग के इल्जामात के सबूत कहाँ हैं? अदालतों से इश्तिहारी होने वालों की जायदादें जब्त होती हैं। दानियाल अजीज का यह भी कहना था कि इमरान खान की कोई जायदाद जब्त नहीं की गई, इश्तिहारी को गिरफ्तार कराना अदालतों का काम है। JIT की तरफ से लगाए गए इल्जामात के लिए जो पेशी रखी गई थी वो कन्वीनियंटली मुलतवी कर दी गई है। मेरे ख्याल में सबको पता है कि FBR की जानिब से, SCCP की जानिब से, NAB की जानिब से, IB की जानिब से जो जवाबात तैयार किए गए हैं, जो हकायक में मबनी है, जिस किस्म के अजीब व गरीब वहमो गुमान से भी हटके जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, महज एक टकोसला, क्योंकि JIT की गलतकारियाँ, बेज़ाब्तगियाँ और जो कवायद व ज़वाबत से हटके जो तफ्तीश की जा रही थी, जब वो मंजर आम पे आ गई, सारी कौम ने देख ली, तो फिर हमें यह महसूस होता है कि महज ये जवाबात देख के कि महज ये एक बहाना है, एक तो डिले करने का और दूसरा ये कि मुतबादल कोई ना कोई चीज़ खड़ी करने का। जी हाँ, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मुंतखब वज़ीर आज़म JIT में पेश हुए हैं। वाजिद ज़िया की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम का इजलास इस वक्त जारी है और इसी से मुतल्लिक राय लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहजेब खानजादा, तजिया का रैंक पर्सन, और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट मज़हर अब्बास साहब। मज़हर साहब, आपसे पहले पूछना चाहूँगी, आपने अभी फवाद चौधरी की गुफ्तगू भी सुनी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म, जमहूरियत का हुस्न वो होता अगर वज़ीर आज़म जब ये इल्ज़ाम लगा था ख़ुद को पेश करते, सामने आते, समन किया गया तो वो बुलाए गए। सर, फवाद चौधरी साहब ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं। एक तो तहरीक इंसाफ का ये नहीं पता चलता कि तर्जुमान कितने हैं, क्योंकि ऑफिशियली तो शफ़क़त महमूद हैं उनके, लेकिन फवाद चौधरी बोलते अच्छा हैं, बोलते बहुत अच्छा हैं, अच्छे अंदाज में बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक विटनेस को एक मुल्ज़िम बता रहे हैं, और ताज्जुब ये है कि इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया जा रहा कि बहरहाल अभी तक वो मुल्ज़िम नहीं डिक्लेयर हुए हैं, बहरहाल अभी तक कोई मुकदमा नहीं कायम हुआ है। तो मेरा ख़्याल है क्योंकि वो वकील भी हैं, उससे उन्हें इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। बाकी जो उनके इल्ज़ामात हैं, जो वो प्राइम मिनिस्टर को जिस तरीके से अक्यूज़ कर रहे हैं, वो उनका राइट है एज एन अपोजिशन लीडर, लेकिन कुछ चीज़ों का ज़रूर ख्याल करना चाहिए। जो असल चीज़ ये है कि बिल्कुल ठीक है, शायद ज़ाती तौर पे मैं भी समझता हूँ कि जब वज़ीर आज़म पे इल्ज़ाम लगा था तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था,
बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी भी वज़ीर आला पे कोई इल्ज़ाम लगे तो उसे भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और अपने आप को क्लियर करके सामने आना चाहिए। और इसी तरीके से अगर पार्टी के किसी सरबराह पे कोई इल्ज़ाम लगे तो उसे भी उस पोजीशन पे, ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये कोई कानूनी चीज़ नहीं होती, ये एक अखलाकी चीज़ होती है कि मैं समझता हूँ कि अगर मुझ पर कोई एक्विजिशन लगे तो पहले मैं उसे क्लियर करूँ और फिर तो वहाँ तक तो बात ठीक है। असल चीज़ ये है कि जिन सवालात का वो जिक्र कर रहे थे वो सवालात तो वज़ीर आज़म से होंगे, और मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता कि शायद उनसे ये भी सवाल हो, क्योंकि JIT ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी कंप्लेंट्स दाखिल की हैं उसमें एक बड़ी संजीदा कंप्लेंट जो है वो ये है कि वज़ीर आज़म हाउस विटनेसेस को बुला के जो है वहाँ उन पर दबाव डाला जा रहा है। तो क्या वज़ीर आज़म आज JIT के सामने हैं? क्या JIT उनसे ये कहेगी, उनके सामने ये सबूत रखेगी कि आपके वज़ीर आज़म हाउस से ये काम हो रहा है, और उनसे उसके जवाब ले उस पर? मुझे नहीं पता कि इस हवाले से कोई बात होगी या नहीं होगी, लेकिन ये संजीदा इल्ज़ामात हैं, लेकिन अभी इल्ज़ामात हैं, अभी इनको ना सुप्रीम कोर्ट ने ऑथेंटिक माना है और ना ही इस चीज़ के बारे में कोई फ़ैसला हुआ है, क्योंकि जिन इदारों पे इल्ज़ामात लगे हैं उन इदारों ने उनकी तरदीद भी की है और वजाहत भी की है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मुकदमा अपनी नौइयत का और ये JIT अपनी नौइयत की, जिसमें आज मुल्क का वज़ीर आज़म पेश हुआ है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले कभी भी किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अदालतों में पेश होते रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने किसी की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की ये पहली बार है। शाहजेब से पूछना चाहूँ, शाहजेब, जैसे हमने देखा हुसैन नवाज को 5 दफ़ा बुलाया गया JIT की जानिब से, हसन नवाज को 2 दफ़ा बुलाया गया, तो क्या ये मुमकिन है आज पहली दफ़ा पेश हुए हैं वज़ीर आज़म, इसके बाद भी कोई पेशियाँ मुतवक्के हो सकती हैं? JIT ने डिसाइड करना है कि अगर उनको लगता है कि एक से ज्यादा पेशियां वज़ीर आज़म की हो सकती हैं या नहीं, क्योंकि हुसैन नवाज के हवाले से भी महसूस ये किया जा रहा था कि 1 या 2 पेशियां होंगी, मगर 5 पेशी हुई, मुसलसल उन्हें सवालात का सामना करना पड़ा। मगर अब जो डिबेट है कि वज़ीर आज़म का बड़ा क्रेडिट है कि वो आज JIT के सामने पेश हुए हैं और पहले मुंतखब वज़ीर आज़म है, मगर के साथ वज़ीर आज़म से ज्यादा ये जमहूरियत का क्रेडिट तो नजर आता है, क्योंकि वज़ीर आज़म के पास क्या ऑप्शन था? कह देते कि अदालत ने JIT बनाई है और उस JIT के सामने मैं नहीं पेश होऊंगा, तो सियासी तौर पर क्या होना था उनका और कानूनी तौर पर उन्हें क्या कॉन्सिक्वेंसेस इसके फेस करने थे। तो वजीर आजम को तो इसका क्रेडिट कम है, जमहूरी प्रोसेस को जाता है जिसमें अपोजिशन ने जबरदस्ती मजबूर किया, अदालत के जरिए एक फैसला आया, उस अदालत के फैसले का मुंतखब वजीर आजम ने एहतराम किया। तो इसमें हुकूमत, अपोजिशन, अदालत, तमाम इदारों का बहुत बड़ा क्रेडिट है। और दूसरी जो अहम सवाल पैदा होता है वो ये, क्या इस पूरे प्रोसेस में वजीर आजम को क्या मजबूर किया जाएगा कि वो उन सवालों के भी जवाब दें या उनके अलावा भी डॉक्यूमेंट दें जो कानूनी तौर पर वो पाबंद नहीं है। तो जिस तरीके से इस बात का क्रेडिट सिर्फ वजीर आजम को नहीं दिया जा सकता कि वो आज पेश हुए हैं, उसी तरीके से जो कानूनी तौर पर जिन चीजों के वो पाबंद नहीं है उन चीजों के लिए उन्हें मजबूर भी नहीं किया जा सकता। तो क्या अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देते जो 5-6-30-35 साल पुराने हैं या जिनके वो आंसरेबल नहीं है, और वो उसके बावजूद उनके वालिद साहब से मुतालिक हों या उनके बच्चों से मुतालिक हों जो उनके बाहर बिजनेसेस हैं और वो पाकिस्तान के रेजिडेंट नहीं हैं, उन पे वो कितने डॉक्यूमेंट लेके गए हैं? क्योंकि नून लीग के जराए तो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स भरपूर अंदाज में मियां नवाज शरीफ साहब लेके गए हैं, मगर जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है और कानूनी तौर पर वो उनको देने के पाबंद नहीं है, क्या उसके बावजूद भी JIT मजबूर करेगी या अदालत उसका फैसला देगी? ये बात अहम है। जी, इसी दौरान हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नया पाकिस्तान के होस्ट और सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन साहब ने। तलत साहब, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज पेश हो गए, लेकिन नवाज फैमिली के कई अरकान को कई बार तलब किया गया है, हुसैन नवाज को 5 बार तलब किया जा चुका है। तो आपको लगता है क्या ये मुमकिन है कि वज़ीर आज़म को भी एक बार दोबारा बुलाया जाएगा? अगर ज़रूरत पड़े तो यकीनन बुलाया जाएगा, बुलाया जाना चाहिए। अब चूंकि वज़ीर आज़म ने उनकी जमात ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच के हुक्म के ताबे इताअत करना कबूल किया है और उनके पास ऑप्शन भी नहीं थी, तो उसके बाद अब वो ये नहीं कह सकते कि पहली पेशी पर हम आएंगे, दूसरी पेशी पर हम नहीं आएंगे। तो उनके लिए एक ज़ाहिर है एक तहकीकाती और कानूनी और आइनी और जुडिशल कंपल्शन है जिसके मुताबिक उन्होंने काम करना है। लेकिन वज़ीर आज़म का जो शेड्यूल अगर आप देखें तो वो शायद अगले चंद दिनों में तो सफ़र कर रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, जिनकी एक तवील रवायत है। वो रमज़ान के आखिरी अशरे के चंद दिन जो है या पूरा अशरा जो है वो सऊदी अरब में गुजारते हैं। तो उसके
उसके बाद जब वो वापस आएंगे तो मेरे ख्याल में तब तक अगर इस JIT की इन्वेस्टिगेशन की मुद्दत में इजाफा नहीं हुआ तो 6 जुलाई तक तो शायद इसको मामला अपना ख़त्म भी करना है। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरे ख्याल में बुलाएंगे और वो जाएंगे भी, लेकिन लगता नहीं है कि जितनी और अहम पेशियां आगे आनी है। शहबाज शरीफ साहब ने पेश होना है और इसके बाद हमें बताया गया कि इसहाक डार साहब का नाम भी है, फिर उनके जो सन-इन-लॉ हैं कैप्टन सफ्दर, उन्होंने भी पेश होना है। तो और भी लोगों के रिकॉर्ड्स उन्होंने खंगालने हैं। तो मेरे ख्याल में ये पेशी जो है वो एक तरह से पहली भी है और आखिरी भी हो सकती है, लेकिन JIT की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि वो बुलाते हैं या नहीं। JIT की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। मज़हर साहब, आपसे जानना चाहूँगी, एक तो हम फुटेज साथ साथ देख रहे हैं, जब वज़ीर आज़म जुडिशल सेक्रेटेरिएट पहुँचे, JST सेक्रेटेरिएट पहुँचे, तब उनके साथ उनकी फैमिली मौजूद थी, शहबाज शरीफ मौजूद थे, हमजा शहबाज, हुसैन नवाज़ मौजूद थे। ये क्या मैसेज देता है? देखिए, मैसेज तो बहुत सिंपल सा है और हम इस पे अपने पहले सेगमेंट में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि मैसेज बहुत क्लियर है, क्योंकि बहुत से सवालात बीच में जब से ये पनामा आया था ये उठाए जा रहे थे कि जी कहीं फैमिली के अंदर कोई दो राय तो नहीं पाई जाती। फिर ये कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, इसलिए कि ये याद रखें कि ये जो मुकदमा है इसमें वज़ीर आज़म का पॉलिटिकल करियर भी स्टेक पे है, वज़ीर आज़म की फैमिली का पॉलिटिकल करियर भी स्टेक पर है। फाइनेंशियल तो एक तरफ रखें आप, लेकिन पूरी फैमिली का एक सियासी जो मुस्तकबिल है वो तकरीबन दाव पे लगा हुआ है, क्योंकि कोई भी फैसला अगर जिसके नतीजे में अगर बहुत ज़्यादा फैलाएं हम इसको, बहुत से लोग डिस्क्वालीफाई अगर कर दें, फ़र्ज़ करें अगर वो चीज़ें साबित होती हैं, तो फिर ज़ाहिर है बिल्कुल एक नई सियासी सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ेगा। तो ये अपनी जगह, अभी शाहजेब ने बात की कि ये वज़ीर आज़म नहीं लेकिन जमहूरियत का हुस्न है और जमहूरियत की आगे बढ़ रही है, और इसी चीज़ को हमें आगे बढ़ाना चाहिए कि जमहूरियत ही की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जमहूरियत ही की वजह से वज़ीर आज़म पेश हो रहे हैं, जमहूरियत ही की वजह से आज आज़ाद अदलिया है, और इसी जमहूरियत की बिना पर जिसको बहुत से लोग कहते हैं कि ये निज़ाम तबाह हो गया है, ये निज़ाम ख़राब है, इसी निज़ाम से चीज़ें निकल रही हैं, इसी निज़ाम से हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम JIT पे कभी तनकीद करते हैं या कभी फैसलों पे तनकीद करते हैं या हम कभी सिस्टम के हवाले से ये बात करते हैं कि इसमें ऐसे लोगों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए कि जो इलेक्टेड लोग नहीं होते, जो लोग अननेसेसरी मुदाखलत करते हैं उनकी मुदाखलत, तो ये भी जमहूरियत ही का हुस्न है। और पार्लियामेंट को इस वक्त अगर हम 4 पिलर ऑफ द स्टेट देखें तो इसमें मुझे सबसे कम मजबूत पिलर जो नज़र आता है और सबसे कमज़ोर जो नज़र आता है वो पार्लियामेंट नज़र आती है, और ये हुकूमत और पार्लियामेंट दोनों की जिम्मेदारी। तो आज जो मैसेज नज़र आ रहा है, फैमिली की यूनिटी का मैसेज नज़र आ रहा है, फैमिली के अंदर कोई स्प्लिट नहीं है, और शायद हो सकता है कि जब फैमिली की आपस की मुशावरत हुई हो तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी डिस्कस हुए हों, और शाहजेब और तलत साहब ज़रूर इस पर रोशनी डालें कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के नतीजे में, क्योंकि हो सकता है कि कल फैसला मियाँ साहब के ख़िलाफ़ आ जाए, हो सकता है कि मरियम नवाज़ साहिबा को भी इसमें जो है वो टारगेट कर लिया जाए, तो फिर इस फैमिली की पॉलिटिकल लेगेसी को कौन आगे बढ़ाएगा, ये एक बड़ा सवाल है जो मेरा ख्याल है मैं चाहूँगा शाहजेब भी और तलत भी। शाहजेब से पूछते थे। शाहजेब, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया मज़हर साहब ने, आपको क्या लगता है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी? देखिए, अभी जो पिछले 1.5-2 हफ्ते में सिचुएशन बनी है, उससे पहले की सिचुएशन में तो पॉलिटिकली एक डैमेज ही होती नजर आ रही थी नून लीग। हर तरीके से इस पैनामा के मामले पैनामा का मामला आया, कुछ नहीं नून लीग के मातहत इदारों ने कोई ऐसे स्टेप नहीं लिए जिससे ये लगता कि हाँ जी इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत अच्छा काम किया गया है। मगर जब ओपोजिशन की तरफ से उठाया गया, इमरान खान साहब का क्रेडिट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला उठा, तो फिर जो इकदाम हुए हैं उसमें नून लीग उसकी तरीके से क्रेडिट क्लेम कर नहीं सकती कि जी हम आए, हम पेश हुए और सारे के सारे खानदान का एहतसाब हुआ, क्योंकि बात अदालत में पहुंच गई थी। लेकिन पिछले 1.5 से 2 हफ्ते के जो वाकयात हैं, इस बात में शक है नहीं कि उन्होंने अगर पॉलिटिकल है तो बादियों नजर में नजर आता है कि नून लीग को फायदा ही पहुंचाया होगा। जब आप तस्वीर लीक करते हैं, तस्वीर लीक करने के बाद एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जी ये हुकूमत की तरफ से नहीं, ये JIT की सपोर्टिंग स्टाफ की तरफ से हुई है, फिर उसमें इदारे का नाम नहीं बताते, शख्स का नाम नहीं बताते, कहते हैं कि हमने कार्रवाई कर ली है, साथ ही आप पर ये इल्जाम लगता है कि आप विटनेसेस को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने बयानात वापस लें, उसके अगेंस्ट आप ये क्लेम नहीं करते
या फिर उसकी जो वीडियो मौजूद है उसके बारे में शरीफ खानदान की तरफ से कहा जाता है कि उन वीडियोस की तहकीकात कर लें, मगर वो नहीं होती। फिर साथ ही आप मीडिया में अगर कोई तनकीद हो रही है तो अदालत पर तनकीद ना होना, ये बात तो समझ में आता है। आप मामूली तनकीद को, ट्वीट्स को, इसके अलावा जो बड़े रिनाउंड लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं उनको, या टॉक शोज में बात हुई है, उस तनकीद पर आप अदालत में जाके शिकायतें कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीजों का तो बहरहाल नजर आता है कि 1.5-2 हफ्ते में एक सियासी जमात को फायदा ही हो सकता है जब नजर आ रहा हो कि उसको वो या ये वो क्लेम उसके इस क्लेम में वजन आ रहा हो कि उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है या उसको टारगेट किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं 1.5 से 2 हफ्ते में जिसमें JIT का बाकायदा किरदार है। जाहिर है उन्हें अच्छा लगता नहीं है कि मीडिया पर उन पर तनकीद की जाए और अदालत में शिकायत जरूर करते हैं, मगर 1.5 से 2 हफ्ते में ऐसे वाकयात हुए हैं जिसने JIT ने अपना पूरा हिस्सा डाला है इस अपने ही प्रोसेस को, जो एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा था, मुतनाज़ बनाने में और एक सियासी जमात को फायदा पहुंचाने में। ठीक, हमें अभी ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे मुनीब फारूक, एनालिस्ट और तज्जियाकार। और मजीद साहब, मुझे लगता है आप गालिबन कोई सवाल करना चाह रहे हैं। तलत साहब से ये पूछना चाहता हूं, तलत साहब आपका क्या ख्याल है इसके जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? इसको जाहिर है फैमिली के अंदर भी मशावरत अपने कोलीग से तो अलग बात है, लेकिन एक्सक्लूसिवली फैमिली के अंदर ये ज़रूर मुशावरत हो रही होगी कि अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस के नतीजे में फैमिली आउट हो जाती है पॉलिटिकली, तो किस तरीके से मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाया जा सकता है? देखें, इसके ऊपर जाहिर है पहले जो अमूमी तौर पर डिवीजन समझी जाती थी और वो कोई अनहोनी नहीं है, शरीफ फैमिली उसमें ख़ास कोई यकता नहीं है। पॉलिटिकल फैमिलीज जिनका बड़ी लंबी तारीख होती है उसके अंदर और बहुत से स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसके अंदर ये टसल चलती है। एक तो छोटे भाई और बड़े भाई की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका मामला चलता रहा कि हमजा शहबाज जो है वो मेंबर कौमी असम्बली हैं, पंजाब के अंदर मौजूद हैं, एम्बिशियस हैं और वो समझते हैं कि वो अपने वालिद की लेगेसी को आगे ले जा सकते हैं। मरियम नवाज शरीफ जो है उनको लाजमन ग्रूम किया गया है और पिछले 2-3 सालों में उन्होंने खुद तो शायद कम काम किया हो जितना अपोजिशन ने उनकी तशहीर की है, उनको सियासतदान बनाया। मेरे ख्याल में उनको अपोजिशन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हर मामले को वो खींच के मरियम नवाज की तरफ लेके जाती है, तो वो एक सेंट्रल फिगर के तौर पर उभर के सामने आई है। तो एक ज़ाहिर जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर तो आपको ऑटोमेटिकली लगता है कि ये छोटे भाई की तरफ ये लेगेसी जाएगी या बड़े भाई की बेटी की तरफ जाएगी। लेकिन इस मामले के अंदर ये जब तक शहबाज शरीफ साहब कोई बयान नहीं देते, कोई 2-3 हफ्ते के बाद ये मामला देखने में आया कि शहबाज शरीफ साहब गैर मामूली तौर पर खामोश रहते हैं। हालांकि वो बिजनेस हैंडलिंग जो है सारी की सारी शरीफ फैमिली की वो शहबाज शरीफ साहब के हाथ में रही। और ये राना सनाउल्लाह ने एक बयान में कहा भी कि अगर आपको शरीफ फैमिली के बिजनेस के बारे में जानना है तो आप शहबाज शरीफ से बात कीजिए, उन्होंने उसके ऊपर किताब लिखी हुई है बाकायदा, क्योंकि बड़े भाई जो है वो अमूमी फिगर के तौर पर तो मौजूद रहते थे, फादर फिगर के तौर पर, लेकिन बिजनेस हैंडलिंग वो खुद नहीं करते थे। तो एक तो ये डिवीजन है। दूसरी डिवीजन जो है वो बड़ी दिलचस्प है और वो नवाज शरीफ साहब के कोर ग्रुप के अंदर देखने में आई। इस तमाम केस के दौरान आपने देखा होगा कि इस तमाम मामले के ऊपर जो सबसे ज़्यादा बात मौसर कर सकता था, जिसने सबसे कम बात की, वो चौधरी निसार अली खान है। आज भी मेरे ख्याल में इंटीरियर मिनिस्टर को वज़ीर आज़म के साथ एक आध तस्वीर में दिखाया गया, लेकिन वज़ीर आज़म के साथ वो वैसे खड़े होते हुए नज़र नहीं आए जैसे वज़ीर आज़म के साथ खड़ा होना चाहिए। कहने को वो उनके दस्ते रास्त हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं और उनके बड़े पुराने साथी हैं, लेकिन जो उनका तरीकाकार रहा है पनामा केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान वो हैरान कौन रहा है। और ये भी बड़ी हैरान कौन बात है कि उनके पास जो मालूमात होती हैं वो किसी तरीके से शहबाज शरीफ और तक तो पहुंचती है, नवाज शरीफ साहब तक नहीं पहुंचती कि अमूमी तौर पर ओरिएंटेशन क्या है, वो असेसमेंट शेयर नहीं करते। फिर एक और मामला इसाक डार साहब का है कि इसाक डार साहब जो है वो हमें बताया गया कि उनको खुसूसी एग्जेम्पशन दी गई GIT में पेश होने से, तो उनको शायद समन बहुत पहले जारी हो जाते, लेकिन चूंकि बाज़ बातें करते हुए हमारी भी ज़ुबान लड़खड़ाती है, हम उस हद तक नहीं जाएंगे, लेकिन उनको एग्जेम्पशन दी गई GIT के अंदर पेश होने से और अब एग्जेम्पशन शायद उनकी खत्म हो गई क्योंकि नवाज शरीफ साहब पेश हुए। तो ये जो 4 एंगल्स हैं नई जनरेशन का, बड़े भाई छोटे भाई का, वो इतना अहम नहीं है, लेकिन जो कोर ग्रुप के अंदर आपको टसल नजर आती है। तलत साहब यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोकना होगा क्योंकि एक अहम अपडेट हमें शामिल करनी है। आप सब हमारे साथ ही रहेगा, यहाँ पर आपसे शेयर करेंगे कि वजीर आजम JIT में पेश हुए हैं, वाजिद जिया की सरबराही में मुशावरती इजलास इस वक्त जारी है और यहाँ पर मजीद अपडेट्स क्या है वो जानेंगे हमारे नुमाइंदा एजाज सैयद से।
और हमारे नुमाइंदा एजाज सैयद नहीं बल्कि अवैस यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। अवैस, बताइएगा हमें कि क्या अपडेट्स आ रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, वजीर आजम नवाज शरीफ JIT में पेश हो गए हैं। वाजिद ज़िया की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम का इजलास जारी है और तफसीलात के लिए एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारा एनालिस्ट पैनल, जिनसे हम डिस्कशन कर रहे थे। मज़हर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे अपेरेंटली। मैं मुनीब से पूछना चाह रहा था। मुनीब, आप पंजाब की सियासत को अच्छी तरीके से समझते हैं। इस पूरे मुकदमे का और इसका नतीजा जो भी सामने आता है, लेकिन ख़ास तौर पर अगर इसमें सेटबैक होता है मियाँ नवाज शरीफ फैमिली को, पंजाब की सियासत पर क्या असरात पड़ेंगे इसके? मज़हर साहब, यकीनी तौर पर पंजाब ब्रीडिंग ग्राउंड है मुस्लिम लीग नून के लिए और यहाँ पर उनकी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है। अभी कुछ देर पहले भी जिस तरह तलत साहब भी फरमा रहे थे, बहुत कॉशियस रहे हैं शहबाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली पैनमा के केस के हवाले से कोई भी बयान देने में। हमने रिसेंटली एक बयान जरूर देखा जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आया अपने भाई साहब की सपोर्ट में, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसको एक बहुत बड़ा बर्डन जरूर समझती है पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है, और सो मच सो कि उनकी फैमिली के अंदर भी ये बात समझी जाती है कि ये एक बहुत बड़ा बर्डन है और एक ऐसा बर्डन है जिसको शायद मुस्लिम लीग नून की क़यादत 2018 के इलेक्शंस के अंदर उठा तो पाएगी, लेकिन इसके बड़ा भारी इम्पैक्ट होगा आने वाली सियासत के ऊपर। मुनीब प्लीज होल्ड दैट थॉट। हम 2 मिनट में आपके पास वापस आएंगे और आपसे डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। हमारे बाकी एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हमें जाना है, इस्लामाबाद का रुख करना है और वहां पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं एजाज सैयद, जिनसे अपडेट्स लेनी है। एजाज, बताइएगा, इस वक्त तहकीकात जारी है, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ 1 घंटा 35 मिनट के करीब वक्त हो गया है कि मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने मौजूद हैं वज़ीर आज़म, और फेडरल जुडिशल एकेडमी में 1 घंटा 35 मिनट के करीब वक्त हुआ है जो वज़ीर आज़म फेडरल जुडिशल एकेडमी के अंदर मौजूद है। वज़ीर आज़म के हमरा कोई भी शख्स जो इंटरोगेशन रूम है उसमें नहीं गया। वज़ीर आज़म का जो स्टाफ था, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को भी हमने देखा और चंद दीगर जो अरकान थे उनके स्टाफ के, वो अलग से उनको बिठाया गया है, हमें ज़राए ने बताया है। जो वज़ीर आज़म से वाजिद ज़िया की सरबराही में 6 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम मुमकिना तौर पर सवाल कर रही है या करेगी, उसमें कुछ सवालात वो हैं 13 के करीब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मुश्तरका तहकीकाती टीम को दिए थे कि वो वज़ीर आज़म से और इनके बच्चों से और दीगर जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे पता करें। इनमें जो सबसे अहम तरीन सवाल है गल्फ स्टील के हवाले से है कि गल्फ स्टील कैसे बनी, गल्फ स्टील के जिम्मे जो वाजिबुल अदा रकम थी उसका क्या बना, और गल्फ स्टील बेचने की क्या वजह थी, और जब गल्फ स्टील बेची गई तो उसकी रकम जद्दा, कतर और लंदन में या बरतानिया में कैसे पहुंची। साथ ही साथ ये भी सवालात के हिस्से में मौजूद है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जो अपने बेटे हुसैन नवाज से 510 मिलियन से जायद रुपए तोहफे के तौर पे लिए हैं, वो जो रकम है वो कहाँ से आई और उसकी वजह क्या थी, उसका मनी ट्रेल क्या था, क्या वो प्रॉपरली टैक्स रकम थी या नहीं थी। फिर साथ ही साथ इसमें जो अहम सवाल है कि वज़ीर आज़म के जो बेटे हैं हसन नवाज, उन्होंने 12 मिलियन दरहम की एक फ्लैगशिप कंपनी बनाई थी, तो ये सवाल भी वज़ीर आज़म से मुमकिना तौर पर पूछा जाएगा कि वो जो 12 मिलियन दरहम की फ्लैगशिप कंपनी थी वो 12 मिलियन दरहम कहाँ से आए और वो किसने दिए। फिर कतरी जो शहजादा हैं हमाद बिन जासिम, उनके खत के हवाले से भी मुमकिना तौर पर मुश्तरका तहकीकाती टीम वज़ीर आज़म से सवाल कर सकती है। फिर कैपिटल हिल नामी एक कंपनी है, उसके हवाले से एक मुमकिना सवाल भी हो सकता है कि ये कंपनी किस तरीके से वजूद में आई। नेल्सन और नेस्कोल जो 2 ऑफशोर कंपनियां, उनका बराह रास्त वज़ीर आज़म से कोई ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन मुमकिना तौर पर इस हवाले से भी कोई सवाल हो सकता है। हिल मेटल कंपनी के हवाले से, जैसा मैंने आपको बताया, हिल मेटल कंपनी के हवाले से भी बातचीत हो सकती है वज़ीर आज़म से। लेकिन इस सारी तफ्तीश में ये सवाल तो वो हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर हैं, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर नहीं आए, लेकिन मुश्तरका तहकीकाती टीम ने कुछ ऐसी शख्सियात से पूछगिछ की है जो इस बात का इशारा करती हैं कि मुश्तरका तहकीकाती टीम जो सुप्रीम कोर्ट ने सवालात दिए हैं उनके अलावा हुदैबिया पेपर मिल्स केस जो है
उसके ऊपर भी खसूसी तौर पर तवज्जो दे रही है। आपको पता है कि हुदैबिया पेपर मिल्स से मुतल्लिक वज़ीर आज़म के जो एक करीबी अजीज हैं तारिक शफी, उनका स्टेटमेंट हुआ, जावेद किरमानी उनका स्टेटमेंट हुआ, FIA के लोगों से कुछ पूछगिछ हुई और FIA में जो रिकॉर्ड था, जो रहमान मलिक जो साबिक वजीर दाखिला है और उस वक्त 90 की दहाई में वो एडिशनल DG FIA थे, वो रिकॉर्ड हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से वो मुश्तरका तहकीकाती टीम के पास है और हुदैबिया पेपर मिल्स का ही रिकॉर्ड जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि NAB के पास था, वो भी इस मुश्तरका तहकीकाती टीम के पास है। और जो पूछगिछ हो रही है, जो हम अंदाजा यहाँ से बैठ के लगा रहे हैं, क्योंकि ये बंद कमरे की मीटिंग है, अंदर कोई जा नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा, और जो लोग अंदर से स्टेटमेंट देकर भी आते हैं वो बाहर आकर कुछ मीडिया के सामने बयान करने से, तफसीलात बयान करने से गुरेजा हैं। तो ऐसा लगता है कि जो पूछगिछ है उसका दायरा कार खाली जो सुप्रीम कोर्ट की जो 13 सवालात हैं वही नहीं है, बल्कि ये दायरा कार बियॉन्ड चला गया है। GIT उस दायरा कार से आगे भी गई है और उस दायरा कार में हुदैबिया पेपर मिल्स का जो केस है वो भी शामिल किया गया है। जी एजाज सैयद, बस एक बार दोबारा बता दिए वो खास मुमकिन सवाल जो वजीर आजम से इस GIT के इजलास में पूछे जा सकते हैं। जी, वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से मुश्तरका तहकीकाती टीम के 6 अरकान बंद कमरे के इजलास में कुछ अहम पहलुओं पर सवालात करेंगे और इन अहम पहलुओं में गल्फ स्टील मिल सबसे अहम है कि गल्फ स्टील मिल कैसे अमल में आई, कैसे इसका क्याम अमल में आया, इसको फरोख्त क्यों किया गया, इसके जिम्मे जो वाजिबुल अदा कर्जा था उसका क्या बना, और गल्फ स्टील मिल्स का पैसा जद्दा, कतर और बरतानिया कैसे पहुंचा। जी, बहुत से अहम सवालात हैं जो मुमकिन तौर पर GIT पूछ सकती है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से। एजाज सैयद हमें अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि क्योंकि बंद कमरा है ज़्यादा तफसीलात बाहर नहीं आ रही, लेकिन ये वो मुमकिन सवालात हैं जो कि GIT पूछ सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे इस्लामाबाद से, जहाँ पर इस्लामाबाद हाईवे पर जुडिशल अकेडमी जाने वाली मरकजी मसरूफ तरीन शाहराह फैसलाबाद के मकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद की गई है। आपको एक बार फिर बताते चले, इस्लामाबाद हाईवे पर जुडिशल अकेडमी जाने वाली मरकजी मसरूफ तरीन शाहराह फैजाबाद के मकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद है। किसी कार मोटरसाइकिल को इस्लामाबाद हाईवे से वफाकी दारुल हुकूमत में दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा ट्रैफिक जैम की क्या सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद की? जी बिल्कुल, वजीर आजम की GIT के सामने पेशी के मौके पर जुडिशल अकेडमी जाने वाला जो रास्ता है इस्लामाबाद हाईवे पर वो फैजाबाद के मुकाम पर बंद कर दिया गया है। इब्तिदाई तौर पर वहां पर आर्जी चेक पोस्ट कायम करके ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोका गया था, जिसके बाद गाड़ियों की काफी तवील कतार वहां पर लग गई और ट्रैफिक का मसला हल करने के लिए और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने उसका हल ये निकाला कि फौरी तौर पर एक डाइवर्जन प्लान दिया, मुतबादल रास्ते पर गाड़ियों को मोड़ा और अब फैजाबाद के मुकाम पर इस्लामाबाद हाईवे पे दाखिल होने का जो रास्ता है उसे मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया है और जो गाड़ियां इस्लामाबाद दाखिल होने के लिए इस्लामाबाद हाईवे की तरफ आ रही हैं उनको मरी रोड की तरफ मोड़ा जा रहा है और वो मरी रोड के रास्ते अब इस्लामाबाद में दाखिल हो रही हैं। ठीक है, मरी रोड के रास्ते अब इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अवैस यूसुफजई। वफाकी वज़रा और नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली I8 चौक में मौजूद हैं। I8 चौक में नून लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। रहनुमाओं की गाड़ियों पर कारकुनान की गुलपाशी भी की गई और पार्टी क़यादत के हक में नारे भी लगाए जा रहे हैं। इससे मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वकार सत्ती। वकार, बताएगा क्या कुछ हो रहा है वहाँ? देखिए, I8 चौक में बिल्कुल जो जुडिशल एकेडमी के बिल्कुल सामने बैरियर है, वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन, MNAs और वफाकी वज़रा मौजूद हैं। इसमें आबिद शेर अली हैं, बर्जीस ताहिर हैं, वफाकी वजीर मजहबी अमूर अनोशे रहमान, माइजा हमीद समेत दीगर यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद सिटी के जनरल सेक्रेटरी साजिद अब्बासी की तरफ से गुलाब की पत्तियां वो निशावर की गई हैं इन वफाकी वज़रा पे। बेसिकली ये वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पर करना चाहते थे लेकिन वहां पर वो जाने नहीं दिया गया। तो अब I8 चौक में ही मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं अपने कायदीन के साथ बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, जो वज़ीर आज़म के हक में नारेबाजी भी कर रहे हैं और वक्फे वक्फे से गुलपाशी भी हो रही है यहाँ पे। जी शुक्रिया वकार, हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन बड़ी तादाद में जुडिशल अकेडमी के बाहर मौजूद है। वहां क्या सरगर्मियां चल रही हैं ये अपने नुमाइंदे आजम खान से जानते हैं। आजम, बताएगा क्या कुछ हो रहा है वहां?
जी, यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। फेडरल जुडिशल एकेडमी से कुछ फासले पर इनको यहाँ पर एहतजाज भी कर रहे हैं, साथ साथ इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं और बड़ी तादाद वफाकी वज़रा की भी यहाँ पे पहुंची है। मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, सेनेटर्स हैं, MNAs हैं, MPs हैं, जो लोकल क़यादत है वो है और सारे यही बात कर रहे हैं कि चूंकि आज उनके कायद यहाँ पे पेश हुए हैं तो उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर आए हैं। वफाकी वज़रा को पुलिस और सिक्योरिटी के एहलकार जानते हैं तो इसका फायदा उठा के वफाकी वज़रा फेडरल जुडिशल एकेडमी के करीब तर भी जाने में कामयाब हुए हैं, जिनमें वफाकी वज़ीर खजाना इसाक डार, वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आबिद शेर अली, सरदार यूसुफ और दीगर जो वज़रा और सेनेटर्स उनके साथ हमरा हैं वो फेडरल जुडिशल एकेडमी के साथ जाते हैं, वापस आते हैं और यहाँ कारकुनान से फिर वो खिताब भी करते हैं, गुल मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और ये हदायत हैं कि जिस वक्त तक नवाज शरीफ अंदर हैं वो यहाँ पर रहें, इज़हार यकजहती के तौर पर जो चौक यहाँ पे है इसको वो कवर रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आज़म हमें अपडेट करने के लिए।